हेलो फ्रेंड्स, विनायका हिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरह से साइंटिफिक रेवोल्यूशन के हमने बैकग्राउंड को देखा था, उसके कारणों को देखा था और ओरिजिन के पास ले आके छोड़ा था हमने कि आखिर जो ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ था उसकी ओरिजिन कैसे हुई थी। उसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे और बात करेंगे कि जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन की ओरिजिन की बात की जाती है तो उस ओरिजिन को लेके जो विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके बीच में दो तरह की विचार जो है या दो तरह के मत जो है वो हमारे सामने आते हैं। इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन के ओरिजिन के जो दो विचार हैं उसमें से एक है जिसका मत है, पहला जो ग्रुप है उसका मत है कि जो इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी वो उसका ओरिजिन हम कहीं ना कहीं प्राचीन काल में देख सकते हैं। ये पहला विचार था उसके ओरिजिन को लेके। और दूसरा अगर हम मत देखें जो कि इसकी शुरुआत या उसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो वो जो दूसरे व्यू वाले लोग हैं उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ था उस साइंटिफिक रेवोल्यूशन का जो ओरिजिन है वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में देखी जा सकती है, या कहें कि हम अर्ली मॉडर्न यूरोप जो है उस काल में इसको देख सकते हैं जब साइंस की ओरिजिन को हम लोग वहां पे पाते हैं। और इसी में पहले मत वाले जो लोग हैं उनका मानना है कि जो यूनानी लोग थे या जो यूनानी विद्वान थे, विशेष करके इसमें हम लोग देखते हैं कि इन्होंने लंबे समय तक आप देखेंगे कि विज्ञान को आगे बढ़ाया था या उसकी हम कह सकते हैं कि शुरुआत किया था, जिसमें अरस्तु है या एरिस्टोटल है, टॉलेमी है, गैलेन है, इनका नाम आता है। अगर हम लोग बात करें तो एरिस्टोटल जो है उन्होंने अपने क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में काफी काम किया था और फिजिकल जो चीजें हैं उसमें आप देखेंगे कि एरिस्टोटल ने फिलॉसफी वगैरह और इस पे काफी काम करने के बाद हमारे सामने बहुत ऐसी सारी चीजें जो है वो नई नई चीजों को रखा था जो कि उस समय के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण चीजें थी और कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन के ओरिजिन के रूप में देखी जा सकती है। उसी तरह आप देखेंगे कि टॉलेमी ने किस तरह से एस्ट्रोनॉमी को आगे बढ़ाया था, या कहें कि जो उसी समय के जो लोग थे उन्होंने, टॉलेमी ने किस तरह से एस्ट्रोनॉमी को आगे बढ़ाया, उसके क्षेत्र में काम किया। वहीं पे गैलेन की बात करें तो गैलेन जो है उन्होंने मेडिकल साइंस के क्षेत्र में काफी काम किया और उन्होंने हमारे बॉडी से संबंधित जितनी चीजें हो सकती हैं उसको जानने की कोशिश की। तो ये पहला मत था इसके ओरिजिन को लेके। दूसरा मत जो है वो ये भी है एक कि दो दूसरे जो ग्रुप वाले हैं, दूसरे जो मत के लोग हैं, उनकी बात करें तो वो इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन के उत्पत्ति के लिए दो चीजों पे विशेष करके ध्यान देते हैं या दो बातें करते हैं, जिसमें से एक था नई दुनिया की खोज से संबंधित और दूसरी बात जो वो करते हैं वो कहते हैं कि पुनर्जागरण का जो उदय हुआ वो भी एक तरह से इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन के उदय में या उसके ओरिजिन के रूप में काम करता है, उसके कारण के रूप में एक तरह से काम करता है। अब हम बात करें पहली विचारधारा की या पहले मत की, जो कि इसके पहले मत है जिनका की मानना है कि जो नई दुनिया की खोज थी, इस नई दुनिया के खोज के कारण जो है वो साइंस का इतना डेवलपमेंट हुआ। तो इस नई दुनिया से संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है उसके जो मत के जो मानने वाले लोग हैं उनका मानना था कि नई दुनिया की जो खोज हुई थी उसने क्या किया कि पुरानी पुरानी जो परंपराएं थी या पुरानी जो अवधारणाएं थी, मान्यताएं थी, उसको उसने तोड़ा। इस नई जो खोजें हुई थी दुनिया की, उसने क्या किया कि पुरानी ट्रेडिशन को, पुरानी जो एक तरह से सोच थी, इन सारी चीजों को उसने तोड़ा और इस नए भूभागों के खोजे जाने के कारण क्या हुआ कि लंबी दूरी की जो समुद्री यात्रा थी उसकी जरूरत पड़ी और उसी जरूरत को पूरा करने के लिए नौ परिवहन विज्ञान जो है या नेविगेशन साइंस जो है उसको डेवलप करने की आवश्यकता महसूस हुई उस समय के लोगों को। और इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष करके जिसको हम कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, उसका ज्यादा विकास हुआ इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। यानी कि जो नई दुनिया की खोज हुई और नई दुनिया के खोज के साथ ही जो समुद्री यात्राएं शुरू हुई, उन समुद्री यात्राओं की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का
कितना ज्यादा विकास यहाँ पे होता है। अब बच जाता है हमारा दूसरा मत, या दूसरे जो ग्रुप के लोग हैं उनका मानना, जो कि मानते हैं कि इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन के लिए पुनर्जागरण करने में बड़ा पुनर्जागरण का योगदान था। अब पुनर्जागरण की जब बात करते हैं तो पुनर्जागरण कालीन विद्वान जो थे उन्होंने केवल प्राचीन यूनानी पुस्तक जो थे उसको एक तरह से उसको ही नहीं खोजा या उसको केवल एक्सप्लोर करने की नहीं कोशिश की, बल्कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम इस पुनर्जागरण के दौरान किया जिसने कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है साइंटिफिक रेवोल्यूशन में अपना योगदान दिया। पुनर्जागरणकालीन विद्वानों द्वारा जो प्राचीन यूनानी पुस्तकों की खोज की गई, उस खोज के कारण जो यूरोपियन चिंतन है वो आप कह सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान के या आधुनिक जो खोजे जो एक साइंस आ रहा था, मॉडर्न साइंस, उसके दरवाजे पे ला खड़ा किया। और कई विद्वान तो इस बात को भी कहते हैं कि पुनर्जागरण काल में जो विज्ञान के विकास का न केवल अनुभव किया गया बल्कि पुनर्जागरण और विज्ञान में एक निश्चित संबंध भी स्थापित किया गया, या उसके बीच में एक निश्चित संबंध भी देखते हैं जो कि विज्ञान के विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण युग के रूप में देखा जाता है। यहीं पे बात करें हम 15वीं 16वीं शताब्दी के आरंभ में, तो ये जो पुनर्जागरण का जो समय था या पुनर्जागरण का जो टाइम चल रहा था, उसी पुनर्जागरण के टाइम के दौरान आप देखते हैं कि किस तरह से 15वीं और 16वीं शताब्दी के आरंभ में ही जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है, उसके ज्ञान में, उसके नॉलेज में बहुत सारी वृद्धि की गई, जिससे कि उस समय के लोगों के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। और उसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो खनन का काम किया जा रहा था, माइनिंग का काम किया जा रहा था, उस माइनिंग के काम में जो भारी भारी चक्कियां उसकी होती थी, उसको चलाने के लिए किस तरह से विंड जो एनर्जी है उसका प्रयोग किया गया, या कहें कि पवन चक्कियों को कैसे इस्तेमाल करके उन चक्कियों को चलाया गया और उनको एक्सकेवेशन या कहें कि जो जहां कहीं भी माइनिंग का काम होता था उसमें किस तरह से लगाया गया और उसका प्रयोग किया गया। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो उस समय नदी की बांध बनाई जा रही थी, डैम बनाए जा रहे थे, उसमें भी कई बार हम लोगों ने देखा कि उस समय के लोग जो थे उसमें मेटल का प्रयोग करने लगे, धातु का प्रयोग करने लगे, जिससे कि वो काम पानी का बांध बनाना नदियों पे और ज्यादा आसान हो गया और मजबूत बनने लगा। उसके अलावा इसी पुनर्जागरण काल के दौरान हम लोग देखते हैं कि कैसे कागज के फैक्ट्रियों में, कागज के मिलों में अंडर सॉर्ट जो है या ओवर सॉर्ट जो है उस व्हील का प्रयोग किया जाने लगा। यानी कि ये पुनर्जागरण के काल में जो हमने देखा था कि किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ था, तो उस प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट के कारण जो कागज की जरूरत पड़ी थी, उस कागज को बनाने के लिए हमने देखा कि कागज का जो मिल होता था, उस मिल में जो अंडर सॉर्ट और ओवर सॉर्ट व्हील होता था उसका प्रयोग किया जाने लगा था। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि इसी पुनर्जागरण काल के दौरान मेटलर्जी का काम जो है या धातु कर्म का काम है वो भी बड़ी तेजी के साथ देखा गया। उसके अलावा हम देखते हैं कि सैनिक उपकरण जो है वो बनाए गए। सैनिक उपकरणों में जैसे कि तोपखाना बनाया गया, तोप का निर्माण किया गया, बारूद गोला बनाया गया, और ये सारी चीजें जो है वो किससे, मेटल से बनाया जा रहा था, क्योंकि मेटलर्जी का डेवलपमेंट उस समय हो गया था, धातु कर्म जो है वो विकसित हो चुका था। अब लोहे को पिघला के उसको कोई भी शेप दिया जा रहा था, जिस कारण से क्या हुआ कि अब जो सेना से संबंधित आर्म्स बन रहे थे या हथियार बनाए जा रहे थे, उसमें भी काफी विकास पुनर्जागरण के काल में हमें देखने को मिलता है। ये पुनर्जागरण का काल ही था जहां पे ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल के आधार पे प्रकृति का गहन अध्ययन किया जाने लगा था। यानी कि जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण काल के जो विद्वान हैं, उन्होंने अब प्राकृतिक घटनाओं को पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया, और उस ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल के आधार पे चीजों का आप कह सकते हैं कि अध्ययन बढ़ा और ऑब्जर्वेशन जो है उनका बढ़ा। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसी दौरान क्या होता है कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, उसी चीजों के बारे में
एक और बड़े इतिहासकार हैं, या कहें कि उस समय के जो एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है जैकब बर्कहार्ट। जैकब बर्कहार्ट की बात करें हम लोग, तो जैकब बर्कहार्ट ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसेंस इन इटली। और उसी किताब में बर्कहार्ट तर्क देते हैं कि कैसे 15वीं सदी का पुनर्जागरण केवल क्लासिकल बुक्स जो थे उसका अध्ययन तक या उसके स्टडी तक सीमित नहीं था, या उसको पुनर्जीवित करना ही नहीं था, बल्कि उसका गहन अध्ययन करके इन चीजों को रिन्यू करने की भी बात करता है, नवीकरण करने की भी बात की गई थी, या नवीकरण भी उसका किया गया था। जब बर्कहार्ट तर्क देते हैं तो उनके तर्क में हमेशा अक्सर जो है लियोनार्डो दा विंची का नाम आता है, गैलीलियो का नाम आता है, न्यूटन का नाम आता है, बेकन का नाम आता है, हार्वे का नाम आता है, जो कि जिनको कि ये इन सारी क्षेत्रों के लिए अग्रणी मानते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि किस तरह से 1502 में जो विंसी थे उन्होंने बताया कि कैसे सीजर बोर्जिया के लिए उन्होंने काम करते हुए एक मानचित्र बनाया था। जो लियोनार्डो दा विंची थे उन्होंने सीजर बोर्जिया के लिए काम करते हुए उन्होंने एक मानचित्र बनाया था। दूसरा आप देखेंगे कि आज तक हम सब लोग यही जानते थे कि लियोनार्डो दा विंची जो है वो एक पेंटर थे, वो बहुत अच्छा चित्र बनाते थे। लेकिन आज आपको ये सारी बातें जान के बड़ी आश्चर्य होगी कि लियोनार्डो दा विंची जो है वो केवल एक पेंटर ही नहीं थे, केवल एक आर्टिस्ट ही नहीं थे, बल्कि वो बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन किए जो कि साइंस से रिलेटेड थे, जिसमें कि आपने एक चीज देखा कि उन्होंने कैसे सीजर बोर्जिया के लिए एक मानचित्र बनाया। उसके अलावा एक बड़ी जो उनकी उपलब्धि मानी जाएगी वो ये कि उस समय जब स्टीम इंजन वगैरह की अभी शुरुआत ही हो रही थी, उस समय में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो लियोनार्डो दा विंची हैं उन्होंने स्टीम से चलने वाले कैनन की बात किया, यानी कि वाष्प चलित जो तोप होता है उसका एक चित्र बनाया, उसका एक खाका बनाया लियोनार्डो दा विंची ने। इसके अलावा आप देखेंगे कि जहाजों को चलाने के लिए उसके पैडल्स बनाए उन्होंने। एक और चीज जान को आपको हैरानी होगी कि जो लियोनार्डो दा विंची थे, लियोनार्डो दा विंची हाइड्रोलिक साइंस का जनक माने जाते हैं, यानी कि आज जो हाइड्रोलिक पावर हम लोग जानते हैं कि कितना पावरफुल होता है हाइड्रोलिक पावर, उस हाइड्रोलिक पावर के जनक किसको माना जाता है? लियोनार्डो दा विंची, यानी कि इसकी शुरुआत जो है कहीं ना कहीं लियोनार्डो दा विंची ने किया था। लियोनार्डो दा विंची ने ही कैमरा और एक्सक्यूरा की भी खोज की थी। उसके अलावा आप देखेंगे कि कैसे लियोनार्डो दा विंची जो है वो फ्लावर्स और फोलिएज की का भी अध्ययन किए थे। तो ये सारे जो इन्वेंशन थे, ये जो सारी स्टडी थी, वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा किया जा रहा था। और इसीलिए जैकब बर्कहार्ट जैसे जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि जो ये पुनर्जागरण का काल था, वो पुनर्जागरण का काल एक तरह से केवल पूरा शास्त्रीय जो किताबें थी हमारी उसका अध्ययन ही नहीं था, बल्कि यहाँ पे साइंस का भी काफी डेवलपमेंट देखा जा रहा है, जिसमें वो एग्जाम्पल जो लियोनार्डो दा विंची हैं उनके सारे कामों को रखते हुए देते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी पुनर्जागरण के काल में जो ब्रुनेस्की थे, ब्रुनेस्की को कैसे सैटिला ने विज्ञान के लिए वास्तविक जो क्रांतिकारी है वो बताया था। ये वही टाइम है जिस टाइम में मैथमेटिक्स का बड़ी तेजी के साथ डेवलपमेंट हुआ था। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि माना जाता था कि इस टाइम में जो मैथमेटिक्स है उसका काफी तेजी के साथ विकास हुआ, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के ये जो साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि वो साइंस का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता था। उसी कड़ी में आप देखते हैं कि एक और स्कॉलर है जिनका नाम है बटरफील्ड। बटरफील्ड की बात करें तो बटरफील्ड कहते हैं कि पुनर्जागरण काल में क्षमता का एक उफान देखा गया जो वैज्ञानिक युग था, यानी कि वो वैज्ञानिक पीरियड जो पीरियड था, उस वैज्ञानिक पीरियड के पहले का जो पुनर्जागरण का युग है वो उसको भी वैज्ञानिक युग मानते हैं, यानी कि वो एक ऐसा बैकग्राउंड मानते हैं पुनर्जागरण के काल को जो कि वैज्ञानिक क्रांति होने के पहले की एक स्थिति मानी जा सकती है।
उसके अलावा वो कहते हैं कि विज्ञान विकास के समस्याओं को, जो समस्याएं थी उस समस्याओं के समाधान में था, वो समाधान को ढूंढने का काम कर रहे थे। यानी कि जो पुनर्जागरण का काल था, एक तरह से कह सकते हैं कि इसी पे पुनर्जागरण काल के जो विद्वान थे वो अक्सर इसी चीजों पे काम कर रहे थे कि किस तरह से जो उस समय के लोगों के प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम्स को खत्म किया जाए, या कहें कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। इसी रिनेसेंस का इंपैक्ट की बात करते हैं अगर, तो इसी रिनेसेंस का इंपैक्ट में से एक आप देखेंगे कि ये रिनेसेंस के समय में जो मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहा साइंस के डेवलपमेंट में। उसके अलावा आप देखेंगे कि उस समय के जो मशहूर विद्वान थे मसाशियन जो थे, उन्होंने ब्रुनेस्की से गणित सीखा था, जिन्हें उस काल के ग्रेट मैथमेटिशियन के रूप में, मैथमेटिशियन आप या कह सकते हैं कि उस काल के जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे पाओलो टोस्कानेली, उनसे उन्होंने उसको पढ़ाया था। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसी टाइम में ज्योमेट्री का भी बड़ी तेजी के साथ डेवलपमेंट हुआ था। और ज्योमेट्री के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ये वही काल था जिस काल में पादुआ यूनिवर्सिटी जो है उसको खोला गया था, पादुआ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और इस पादुआ विश्वविद्यालय में एक ग्रुप जो था लोगों का जो कि साइंस पे काम कर रहे थे, उन्होंने एक तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में काफी योगदान दिया था और उसको छेड़फाड़ करके बॉडी को, उसके बॉडी के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश किया था कि आखिर किस तरह से जो हमारा बॉडी है वो काम करता है। तो हमने देखा कि ऐसे किस तरह से जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण ने एक तरह से ऐसा माहौल बनाया जिस माहौल में साइंस का डेवलपमेंट हुआ था। तो ये टोटल हमारे उसके ओरिजिन के बारे में, उसके कारणों के बारे में था, या कहें कि हम लोग की रिनेसेंस ने किस तरह से साइंस के ऊपर अपना एक प्रभाव डाला, या रिनेसेंस के कारण किस तरह से साइंस का विकास हुआ। ये वीडियो हमारा इस पे आधारित था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो सोशल एस्पेक्ट्स जो थे साइंटिफिक रेवोल्यूशन के वो काम करते थे, और उसकी बात करेंगे। अब हम अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप हमारा भी चैनल देखते रहिए विनायका हिस्ट्री क्लासेस। इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद।